हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के साइंस चैप्टर मोशन को। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और हम आए हुए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम डिस्टेंस और टाइम को लेके एक ग्राफ बनाते हैं, उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी और टाइम को कंपेयर करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, जहां टाइम आता है हमारा एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी आती है वाई एक्सिस पे। देखिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से पढ़िएगा, इस बात सुनिएगा, इस बात को, ये एग्जाम में आती है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी इस तरीके से है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बनाया गया है जैसा कि मैंने अभी बनाया है ऑरेंज कलर में, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। कैसे स्टूडेंट्स? देखिए, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। 0 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड पे था, 20 सेकंड पे भी उसी पे है, 40 सेकंड पे भी उसी पे है, 60 सेकंड्स पे भी उसी पे है। यानी टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड ना तो घट रही है और ना बढ़ रही है। इस तरह के मोशन को आप सब जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 में से अगर कोई भी ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक टाइप कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे इन दोनों ग्राफ्स को हम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और स्पीड बढ़ाते वक्त उसकी एक्सेलरेशन सेम है, यानी पहले 1 सेकंड में उसने जितनी स्पीड बढ़ाई है अगले 1 सेकंड में भी उतनी ही बढ़ाई है, उससे अगले 1 सेकंड में भी उतनी ही बढ़ाई है। इसका एग्जाम्पल होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, सपोज इस तरीके से बन रहा है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, नेगेटिव स्लोप है उसकी। नेगेटिव स्लोप का मतलब कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर उसकी नेगेटिव स्लोप है, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ नंबर 3 में बताया है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो है लेकिन अब की बार उसमें यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये ग्राफ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव। इस बार ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को घटा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, यानी कर्व दिखा रहा है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी शो कर रहा है। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, इस तरह के ग्राफ्स आपसे एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं काफ़ी बार। बहुत से स्कूल टीचर्स, फिजिक्स टीचर्स इसको अपने एग्जाम में जगह देते हैं कि बताइए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, किस तरीके से बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात क्या करते हैं, देखिए ये जो ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कवर्ड भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं, इन द सेम मैनर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया अंडर द ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच के एरिया को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट है A और एक पॉइंट है ये B। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको A से लेके B तक का डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, A से लेके टाइम एक्सिस तक एक सीधी लाइन खींच देंगे, B से लेके टाइम एक्सिस तक एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब आपके सामने एक रेक्टेंगल आ गया है ABCD। इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए। you'll have to find out the area of this rectangle। इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा
लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके वही क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड होगा। यानी आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल देते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल देते हैं, तो वो क्या शो करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्राफ को शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स ए पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो ए और टाइम एक्सिस के बीच में लाइन खींच दीजिए, ई और टाइम एक्सिस के बीच में लाइन खींच दीजिए। अब ये जो आपके पास फिगर बना है जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, देखिए फिगर एक ट्रेपीजियम है, ए ई सी बी, ये एक ट्रेपीजियम फिगर है। इसका जो एरिया होगा दैट विल गिव द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इस फिगर का एरिया निकालने के दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। पहला तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम होता है, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आप सीधा लगा सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, दोनों को ऐड करके भी आप एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस कवर्ड कितना है इस केस में इस ऑब्जेक्ट का। आगे देखिए, आगे दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको और दिखा रखे हैं, जहां ऊपर वाला ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है, वहीं ये वाला जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे, देखिए जो ब्लू क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको लेके हम वीडियोस जल्दी ही बनानी शुरू करेंगे, चैनल पे अपलोड करेंगे। देखिए आगे है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है तीन, ये देखिए यहाँ दिखा रखी हैं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है आपके सामने। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है रिस्पेक्टिवली, और इनसे हमारे न्यूमेरिकल्स सोल्व होते हैं। स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को सोल्व करने के मल्टीपल, मतलब डिराइव करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, लेकिन 9th क्लास की एनसीईआरटी में क्योंकि ग्राफिकल मेथड दिया गया है और ग्राफिकल मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसलिए इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से ही इसकी डेरिवेशन करके दिखाएंगे। 9th क्लास की सिलेबस प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ग्राफिकल मेथड ऑफ इक्वेशन डेरिवेशन आपके सिलेबस में है। बाकी मेथड्स अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे अलग से वीडियोस बनाने की। वो मेथड स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड से आसान होते हैं, लेकिन वो प्रिस्क्राइब नहीं है सिलेबस में, ठीक है, इसलिए हम ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी पे था, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, t का मतलब होता है टाइम, s का मतलब होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, आप दोनों ले सकते हैं। तो आपको ये बता दिया है मैंने आपको कि कौन सा लेटर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, आपको ये याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही एप्लीकेबल होती हैं, और आपके सिलेबस में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही आएंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स जिनमें ये इक्वेशंस फिट नहीं हो सकती, वो आपके सिलेबस में आपका टीचर आपसे पूछेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहे, ऐसे न्यूमेरिकल्स ही आपसे पूछे जाएंगे गिवन केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले आपको ग्राफ, तीनों इक्वेशंस का एक ही ग्राफ है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ग्राफ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनेगा। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा कि ग्राफ कैसे बनेगा आपका इनका। सबसे पहली बात तो आपको बनानी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, पता होता है 9th क्लास के स्टूडेंट को एक्स एक्सिस कौन सी है और वाई एक्सिस कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान दें ये जो ग्राफ आपका होता है इसमें वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स। ग्राफिकल मेथड में, इक्वेशन डेरिवेशन के ग्राफिकल मेथड में जो आपको ग्राफ बनाना पड़ता है वो कौन सा बनता है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, जहाँ ये वाली जो एक्सिस है वो वेलोसिटी दिखाती है और ये वाली जो एक्सिस है वो टाइम को शो करती है। अब स्टूडेंट्स शुरू में जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की वो इतनी थी, मान लीजिए ये वेलोसिटी थी, और उसने अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, करता रहा, और जब तक हमने ऑब्जेक्ट को स्टडी किया तब तक वो अपनी स्पीड बढ़ा ही रहा था। तो लास्ट में जाके उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, देखिए इतनी हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी को तो हम बोलते हैं v और इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं u। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। ये जो है ये आपका ग्राफ है, ये वाला, ये आपका ग्राफ है स्टूडेंट्स। शुरू में जो उसकी वेलोसिटी थी, ये वाली वेलोसिटी थी u, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है उसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, v। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू में यहाँ पे टाइम t था, यानी t की वैल्यू कितनी थी, 0। यहाँ पे जब आप इसको ऐसे नीचे की तरफ मिला देंगे
तो यहाँ पे आपका टाइम कितना आ जाएगा, t। इस पॉइंट पे आपका टाइम कितना आ जाएगा, t टाइम आ जाएगा। इसके अलावा आपको इस लाइन को भी ड्रॉ करना है जो कि टाइम t के ही इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ आपको शो करना है। ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाना है, तीनों इक्वेशंस का एक ही ग्राफ है। अगर आपको कोई एक इक्वेशन डिराइव करने के लिए कही जाए एग्जाम में, तो भी आप यही ग्राफ जरूर से जरूर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस ग्राफ को बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ सपोज करने हैं, कुछ कंसिडरेशंस लेनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हमने, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट लिया है, क्योंकि ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही एप्लीकेबल होती है। देखिए सेम ग्राफ है, बस इसने ग्राफ शीट पे दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो फिगर है, ये जो ग्राफ है, इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी को नॉन जीरो लिया है। जीरो नहीं लिया, आप जीरो भी ले सकते हैं और नॉन जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पॉइंट ए जो है इस ग्राफ में, ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यानी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ई, ये फाइनल वेलोसिटी यानी ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है सी, ये जो वैल्यू है ओसी जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टी यानी टाइम को। ओ ई जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है फाइनल वेलोसिटी यानी वी को। ओ ए जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू को। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब इस केस में हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, टाइम जीरो पे वो यू वेलोसिटी पे था, उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू किया और आखिरकार बढ़ा के वो अपनी वेलोसिटी को कहाँ तक ले गया, वी पॉइंट तक ले गया, वेलोसिटी वी तक ले गया वो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, फाइनल वेलोसिटी ओ ई से रिप्रेजेंट की गई है, और क्योंकि ओ ई और बी सी इक्वल हैं तो आप ओ ई भी मान सकते हैं और बी सी भी मान सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ओ ए से रिप्रेजेंट की गई है, क्योंकि ओ ए और डी सी इक्वल है इसलिए ओ ए भी कहा जा सकता है और डी सी भी कहा जा सकता है। सिमिलरली ए डी और ओ सी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो दोनों में ही आप टाइम की वैल्यू मान सकते हैं। ए डी को भी टी की वैल्यू मान सकते हैं और ओ सी को भी टी की वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब हम डिराइव करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे हम। देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी है v, इनिशियल कितनी है u, यानी ओ ई माइनस ओ ए डिवाइडेड बाय t, ये आपका होगा जो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है स्टूडेंट्स, और चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ यहाँ पे v माइनस यू, टाइम टेकन कितना हुआ t, तो ये आ गया a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। टी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और आखिर का इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी इक्वेशन बनेगी जैसा कि यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखा रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स वो स्लोप ऑफ द ग्राफ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। आगे आता है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ध्यान दें, सेकंड इक्वेशन को पोजीशन टाइम रिलेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से ही पूछ सकता है आपसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कहे कि फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करो, सेकंड इक्वेशन डिराइव करो, आपको ये वर्डिंग भी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिराइव करके बताओ, पोजीशन टाइम रिलेशन डिराइव करके बताओ। ठीक है, और लास्ट में जो आता है वो आता है आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन डिराइव करके दिखाओ, तो ये भी कहा जा सकता है आपको। अब पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको डिराइव करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। इसने वही चीज़ यहाँ पे ली है। इसने क्या किया है, इस ग्राफ में पॉइंट ए से लेके बी तक डिस्टेंस का वर्ड अगर हमें निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ए से लेके टाइम एक्सिस तक एक लाइन खींचेंगे, बी से लेके टाइम एक्सिस तक एक लाइन खींचेंगे, और अब जो भी फिगर बनेगी, ये जो फिगर बनी है ए बी सी ओ, इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया कवर्ड अगर निकाल देंगे तो एरिया कवर्ड क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को शो करेगा। तो इसने वही लिया है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी ट्रेपीजियम। इसको निकालने के दो तरीके हैं, ऊपर भी हमारा इस तरह का एक ग्राफ आया था। तो एक तो आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इस फिगर का एरिया निकालना है, तो दो तरीके हैं। पहला तो
ऊपर वाले रेक्टेंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले रेक्टेंगल का ऐड कर दीजिए एरिया, या फिर पूरे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो इसने क्या किया है, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, ये देखिए ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल को ऐड किया है। अब आपको दोनों के एरिया निकालने का जो है फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये वाला, इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, ओसी लेंथ है इसका, और इसका ब्रेड्थ कितना है, DC दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे ABD जो ट्रायंगल है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है वो एरिया निकालने का, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स बेस क्या है इसका, देखिए ध्यान से, इसका बेस कितना है स्टूडेंट्स, इसका बेस है AD, और हाइट कितना है BD, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी जो परपेंडिकुलर है उसी को इसकी हाइट मान लिया जाएगा, तो BD, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। अब देखिए ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर में जो OC और AD है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं T को। तो जहाँ पे भी आपको इस इक्वेशन में OC या AD लिख रहा है वहाँ पे आप T लिख देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पे भी आपको OA दिख रहा है वहाँ पे आप U लिख देंगे, जहाँ पे भी आपको BC दिख रहा है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब उसके बाद ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T मल्टीप्लाई AT, ये वैल्यू आएगी आपके, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। BD को AT लिखा है इसने, BD को AT कैसे लिखा है, देखिए ये जो BD वैल्यू है ना, इसको AT कैसे लिखा है ये ध्यान दीजिए, इसने यहाँ पे बताया नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए BD जो वैल्यू है वो कितनी है, BC माइनस CD, ग्राफ में देखिए आप, BD जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू BC माइनस DC। BC जहाँ V है, CD कितना है U, तो V माइनस U। और ऊपर वाली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो इसने क्या लिखा है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन V माइनस U को क्या लिखा है, AT। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है बुक में पढ़ते वक्त बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू AT, इक्वेशन हमारी बन जाती है सोल्व करके, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हेंस द सेकंड इक्वेशन इज डिराइव्ड, पोजीशन टाइम रिलेशन इज डिराइव्ड। आगे आता है आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसमें भी आपको वही करना है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है और उसको किसके इक्वल पुट करना है, डिस्टेंस के इक्वल पुट करना है। अब की बार आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज़ करना है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपीजियम का जो है एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे निकाला गया है। इसने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है और आपको शायद फॉर्मूला भी नहीं बताया है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम को निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे इसने देखिए कैसे निकाला इस एरिया को, ये दो पैरेलल साइड्स हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए आप। और ये क्या आएगी, दोनों पैरेलल के साइड्स के बीच की जो लाइन बनती है वो क्या होती है, उसकी हाइट होती है स्टूडेंट्स। ये 90 डिग्री पे भी है यहाँ पे, तो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो 90 डिग्री की लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है, हाइट कहा जाता है, ठीक है। तो OA प्लस BC मल्टीप्लाइड बाय OC डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूले में आप OA को क्या लिखेंगे, U, BC को क्या लिखेंगे, V, और OC को क्या लिखेंगे, T। ये तीनों आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो क्या आएगी आपकी, V प्लस U, यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे स्टूडेंट्स, V प्लस U इंटू T बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस इक्वेशन में से आप T की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, V माइनस U इज इक्वल टू AT, V माइनस U बाई A इज इक्वल टू T। तो ये जो वैल्यू आपको इस T की जगह, जो लास्ट में T लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, S इज इक्वल टू V प्लस U, V माइनस U डिवाइडेड बाई 2A। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी का, जो कि इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 2A इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर।
Hence your third equation of motion is derived. Position velocity relation is derived. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन, अच्छे से आप इनको समझ के अच्छे से करिएगा और प्रैक्टिस जरूर से जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हम आगे करते हैं एग्जाम्पल हमारा। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और वो कितनी वेलोसिटी तक पहुंच जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी तक पहुंच जाती है 5 मिनट में। अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है तो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड निकालना है हमें। इन्हीं 3 इक्वेशंस को यूज़ करना है जो ऊपर दी गई है। सबसे पहली बात तो u 0 है, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 वीडियो में, और टाइम को सेकंड्स में चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकंड्स होती है, और यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड में अगर वेलोसिटी को ले रहे हैं तो टाइम को सेकंड में लेना ज़रूरी है। अब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v - u/t, इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो आपका आंसर आएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब आपको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कीजिए वैल्यूज। v की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 3000 मीटर्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस कवर्ड है 3 किलोमीटर्स या फिर 3000 मीटर्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या है, एक कार एक्सेलरेट करती है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक, यानी उस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन कितना है, 5 सेकंड्स। तो हमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। एक जैसा ही दिखने वाला न्यूमेरिकल है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करी हमने, a = v - u/t, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करके हमारी वैल्यू आती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज़ की है, s = ut + ½ at²। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, 2as = v² - u², वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है और u की वैल्यू भी है। तो दोनों में से जो भी आप इक्वेशन पुट करना चाहें, यूज़ करना चाहें, इस केस में आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर आपका दोनों में ही सेम आएगा। तो इसने s = u की वैल्यू इसने रख दी 5, t की वैल्यू इसने रख दी 5, और a की वैल्यू 1 और t² की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो 37.5 मीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। आगे आता है एग्जाम्पल 8.7 आपका। एक गाड़ी को ब्रेक लगाई गई और उसने रिटार्डेशन प्रोड्यूस करी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। अब देखिए, ध्यान दीजिए आप इस बात की तरफ, अगर उसने नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी है, यानी गाड़ी के ब्रेक लगाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन कम हुई होगी, उसकी वेलोसिटी कम हुई होगी। तो ऐसे में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी गई है, -6 दी गई है, +6 नहीं है। ठीक है, जैसे दिखा इसने अपोजिट डायरेक्शन का मतलब स्पीड बढ़ने की बजाय घटी है, और गाड़ी को 2 सेकंड लगे हैं रुकने में। अब गाड़ी अगर रुक गई है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। तो आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 2 सेकंड्स, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी, v = u + at में वैल्यू में पुट करिए। इनिशियल वेलोसिटी आई आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको निकालना डिस्टेंस कवर्ड, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा s = ut + ½ at²। इसमें आप u की वैल्यू पुट करेंगे 12, t की वैल्यू पुट करेंगे 2, ठीक है, और a की वैल्यू पुट करेंगे -6 और t² की वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। सारी चीज़ों को सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा डिस्टेंस कवर्ड = 12 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है, देखिए इसने क्या कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी रेक्टेंगुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है, सेम स्पीड के साथ रेक्टेंगुलर पाथ पे चल रहा है, तो क्या हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वो ए पॉइंट पे अपनी स्पीड को तो चेंज नहीं करता लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सिमिलरली बी पॉइंट पे अपनी स्पीड को तो चेंज नहीं करता लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सिमिलरली सी और डी पॉइंट पे स्पीड को तो चेंज नहीं कर रहा लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। इसी तरीके से हेक्सागोनल ट्रैक पे अगर वो मूव करेगा, एक ही स्पीड के साथ दौड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ दौड़ेगा, तो वो 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, बेशक उसकी स्पीड में कोई चेंज ना आए। अगर वो ऑक्टागोनल पाथ में चेंज करेगा, में दौड़ेगा, चलेगा, तो वो 8 बार अपनी स्पीड को चेंज करेगा, 8 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा,
स्पीड में बेशक उसका कोई चेंज ना आ रहा हो। अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट्स अब सुनिएगा, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर वो इस पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वो इस ट्रैक पे दौड़ रहा है, वो इस पॉइंट पे अगर दौड़ रहा है तो इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अगर वो इस पॉइंट पे दौड़ रहा है तो उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अगर वो इस पॉइंट पे दौड़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। समझ रहे हैं बात स्टूडेंट्स? तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी सर्कल से। इस लाइन को हम टेंजेंट या स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये आगे की क्लासेस में सिखाई जाती हैं आपको, टेंजेंट्स क्या होती हैं, क्या मतलब होता है इनका, ठीक है। मैथ्स के सिलेबस में भी होती हैं आपकी। तो हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपने हाथ में, आपने एक पत्थर को रस्सी से बांध लिया और हाथ में पकड़ के उसको, पत्थर को घुमाने लगे आप अपने सिर के ऊपर। मान लीजिए अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस पत्थर को छोड़ दें, ठीक है, तो पत्थर, अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट पे छोड़ देंगे पत्थर को, इस पॉइंट पे, तो पत्थर ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पे छोड़ देंगे तो पत्थर ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पे छोड़ देंगे तो पत्थर ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हर किसी भी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को हर पॉइंट पे चेंज करता है। तो ऐसे में इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जो होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो स्पीड के ऊपर और एक डायरेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे बेशक उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिस तरीके से अर्थ मूव करती है सन के चारों तरफ, मून मूव करता है अर्थ के चारों तरफ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सिंपल सा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। 2πr जो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। जाहिर सी बात है, अगर हम सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड कैसे पता लगाएंगे हम? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से पता लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिज बाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक सबसे पहले। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेज वगैरह हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उसकी लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।